कभी कभी पेट में एक अजीब सी समझ महसूस होती है ना। हाँ बिल्कुल। जिसे हम गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान कहते हैं। अक्सर हम इसे ये सोचकर टाल देते हैं कि ये बस एक एहसास है। सही। लेकिन एहसास के पीछे एक पूरा का पूरा दिमाग काम कर रहा है। आज हम इसी हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाएंगे। क्या हमारे पेट में वाकई एक दूसरा दिमाग छिपा है? और ये सवाल अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के कह सकते हैं एक चौराहे पे खड़ा कर देता है। दो दुनिया कैसे? एक तरफ हमारे पास है आज का विज्ञान, न्यूरोसाइंस, जो माइक्रोस्कोप से हमारे पेट के अंदर झांक रहा है। अच्छा। और वो वहाँ एक जटिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स का जाल देख रहा है। और दूसरी तरफ है हजारों साल पुराना हमारा योगिक और आयुर्वेदिक ज्ञान, जो हमेशा से इस बारे में बात करता आया है। बिल्कुल, जो हमेशा से कहता आया है कि शरीर का असली केंद्र, जीवन की असली शक्ति, वो हमारी नाभि में बसती है। हमारे पास आंतों में मौजूद एंटेरिक नर्वस सिस्टम पर गहरी वैज्ञानिक रिसर्च है, जिसे ENS भी कहते हैं। हाँ, ENS। और फिर योग और आयुर्वेद में नाभि को जीवन का केंद्र मानने वाले लेख हैं, और साथ ही नाभि खिसकने जैसी पारंपरिक अवधारणा पर भी जानकारी है, और उसके सरल लेकिन असरदार इलाजों पर भी। तो आज हमारा मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो रास्ते, एक विज्ञान का और दूसरा परंपरा का, जो इतने अलग दिखते हैं, क्या वे असल में एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं? मतलब क्या हजारों साल पहले जिसे जीवन का केंद्र कहा गया, विज्ञान आज उसे ही दूसरा दिमाग कह रहा है? यही सवाल है। चलिए तो फिर इस दिमागी और पेट से जुड़ी यात्रा को शुरू करते हैं। पहले विज्ञान की बात करते हैं। स्रोतों में एक नाम बार बार आ रहा है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, या शॉर्ट में ENS। इसे दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। और ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है। हमारे पेट में, मतलब हमारी आंतों की दीवारों में 10 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। 10 करोड़? इस आंकड़े पर एक पल रुकना जरूरी है। हाँ, ये बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। इसको सही पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए कि हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी में जितने न्यूरॉन्स हैं, उससे भी ज्यादा न्यूरॉन्स अकेले हमारे पेट में हैं। अरे वाह! तो ये अपने आप में एक छोटा मोटा नर्वस सिस्टम है। इसीलिए इसे दूसरा दिमाग कहना कोई अतिशोक्ति या मजाक नहीं है। ये असल में हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो शरीर के ऑटोमेटिक काम संभालता है, जैसे दिल का धड़कना या सांस लेना। बिल्कुल, जिन कामों के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता, वो सब। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि ENS की सबसे खास बात है इसकी आजादी, इसकी इंडिपेंडेंस। आजादी मतलब ये कि ये हमारे मुख्य दिमाग और रीढ़ की हड्डी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बिना भी अपना काम कर सकता है। एक मिनट, ये तो कमाल है। हाँ, इसको ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस हो। मान लीजिए हेड ऑफिस दिल्ली में है, जो हमारा दिमाग है, और एक बहुत बड़ा सेल्फ सफिशिएंट ब्रांच ऑफिस मुंबई में है, जो हमारा पेट है। ठीक है। अब इस मुंबई ऑफिस के मैनेजर के पास इतने अधिकार हैं कि उसे हर छोटे बड़े फैसले के लिए, मतलब लोकल सेल्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब के लिए बार बार दिल्ली फोन करने की जरूरत नहीं है। वो अपने फैसले खुद ले सकता है। हाँ, वो ENS है। ये ब्रांच मैनेजर यानी ENS पाचन से जुड़ा हर काम खुद ही संभालता है। खाने को आगे खिसकाना है, कौन से पाचक रस कब छोड़ने हैं, किस हिस्से में कितना खून भेजना है, ये सब कुछ ये स्वतंत्र रूप से तय करता है। और मैंने स्रोतों में एक और हैरान करने वाली बात पढ़ी। बताइए। कि अगर दिमाग से पेट तक आने वाली मुख्य केबल, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, अगर उसे काट भी दिया जाए, तब भी ये सिस्टम काम करता रहता है। बिल्कुल, ये दिमाग पर निर्भर ही नहीं है, वो अपना काम जारी रखेगा। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है, वो UCLA की एक रिसर्च से सामने आई है। ओके। इस रिसर्च के मुताबिक वेगस नर्व में जो सिग्नल का ट्रैफिक है, हाँ, जो मेन कम्युनिकेशन लाइन है, उस ट्रैफिक में से 90% सिग्नल पेट से दिमाग की तरफ जा रहे हैं। ठीक, यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। दिमाग से पेट की तरफ नहीं, ये तो पूरी तरह उल्टा है। हम हमेशा सोचते हैं कि बॉस तो दिमाग है, जो पेट को ऑर्डर देता है। हम यही सोचते हैं। लेकिन ये आंकड़ा तो बता रहा है कि ज्यादातर समय पेट दिमाग को बता रहा है कि क्या हो रहा है और क्या करना है। हाँ, वो ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस को लगातार फील्ड रिपोर्ट भेज रहा है, और हेड ऑफिस की ज्यादातर नीतियां उसी रिपोर्ट पर आधारित होती हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा मूड, हमारी चिंता, हमारी भावनाएं, इन सब का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं पेट के पास है। बिल्कुल, यही गट ब्रेन एक्सिस का सार है। हमारा पेट चुपचाप सिर्फ खाना नहीं पचा रहा,
वो लगातार हमारे दिमाग से बात कर रहा है और उसे प्रभावित कर रहा है। अब न्यूरोगैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ये मान चुके हैं कि हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य हमारे पेट से आने वाले सिग्नलों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए जब हम घबराते हैं या नर्वस होते हैं तो सबसे पहले पेट में ही गड़बड़ महसूस होती है। एकदम, जिसे हम पेट में तितलियां उड़ना या बटरफ्लाइज इन द स्टमक कहते हैं, वो शायद इसी गट ब्रेन एक्सिस का सीधा प्रसारण है। वाओ, तो गट फीलिंग कोई मुहावरा नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। ये तो कमाल है कि विज्ञान आज इन चीजों की पुष्टि कर रहा है। लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि हमारे स्रोतों के मुताबिक हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या स्कैनर्स के भी हमारे पूर्वज इस केंद्र के महत्व को समझ चुके थे। उनका क्या नजरिया था इस दूसरे दिमाग को लेकर? उनका नजरिया शरीर को एक ऊर्जा के तंत्र के रूप में देखने का था, एक एनर्जी सिस्टम। ओके। आयुर्वेद और योग में पेट के इस केंद्र को नाभि कहा गया है और इसे सिर्फ एक शारीरिक निशान नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत, उसका ओरिजिन पॉइंट माना गया है। योगिक ग्रंथों में कंद स्थान नाम की एक जगह का जिक्र है। कंद स्थान? हाँ, कंद का मतलब होता है बल्ब या जड़। ये नाभि के ठीक नीचे एक अंडे के आकार का ऊर्जा केंद्र है जिसे एक बल्ब की तरह माना गया है, जहां से शरीर की सारी नाड़ियां निकलती हैं। एक मिनट, इनकी संख्या तो दिमाग चकरा देने वाली है। कहीं 72,000 लिखा है तो कहीं 3.5 लाख तक। हाँ। क्या ये सचमुच की गिनती है या ये सिर्फ ये बताने का एक तरीका है कि ये नेटवर्क कितना विशाल और जटिल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये संख्या प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। ये असल में शरीर के ऊर्जा सर्किट की अनंत जटिलता को दर्शाने का एक तरीका है। अच्छा। ये समझना जरूरी है कि ये नाड़ियां हमारी आंच की नसों या धमनियों जैसी नहीं है जिन्हें हम काट कर देख सकते हैं। ये सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल हैं, एनर्जी चैनल्स। हाँ, ऐसे रास्ते जिनसे प्राण यानी जीवन शक्ति पूरे शरीर में पहुंचती है, जैसे बिजली के तार होते हैं। तो ये शरीर का एक तरह का एनर्जी ग्रिड है और नाभि उसका मेन पावर स्टेशन? बिल्कुल सही एनालॉजी है, यही है। और इस विशाल ग्रिड में कह सकते हैं 3 मुख्य हाईवे हैं। 3 मुख्य हाईवे? हाँ, पहली है ईड़ा नाड़ी जो रीढ़ के बाईं तरफ चलती है। इसे चंद्र ऊर्जा से जोड़ा गया है, मतलब ठंडी शांत स्त्री ऊर्जा। ओके, शांत। इसका काम है शरीर को आराम देना, शांत करना। आधुनिक भाषा में कहें तो यह हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। बिल्कुल, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अच्छा, तो ईड़ा मतलब वो शांत रिलैक्स वाली फीलिंग। तो फिर दूसरी नाड़ी इसका उल्टा होगी? एकदम सही। दूसरी है पिंगला नाड़ी जो रीढ़ के दाईं ओर है। ये सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, गरम सक्रिय पुरुष। ठीक है। ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो हमें फाइट और फ्लाइट यानी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए ऊर्जा और सतर्कता देती है। और तीसरी और सबसे अहम है सुषुम्ना नाड़ी। ये केंद्रीय चैनल है जो रीढ़ की हड्डी के ठीक बीच से गुजरता है। योग का असल लक्ष्य ईड़ा और पिंगला की ऊर्जा में एक संतुलन लाना है ताकि प्राण इस केंद्रीय चैनल सुषुम्ना में ऊपर की ओर बह सके। इसे आध्यात्मिक जागृति का मार्ग माना जाता है। और ये पूरा इलाका, ये पावर स्टेशन मणिपुर चक्र से भी जुड़ा है ना? मैंने पढ़ा कि मणिपुर का मतलब होता है जवाहरातों का शहर। ये नाम ही कितना शक्तिशाली लगता है। हाँ, क्योंकि ये हमारी व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र है, हमारी विल पावर का। ये हमारी अग्नि का स्थान है। अग्नि? न सिर्फ पाचन की अग्नि जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास की अग्नि, हमारी इच्छा शक्ति और दुनिया में अपनी जगह बनाने की हिम्मत की अग्नि भी यहीं से जलती है। अच्छा। जब ये चक्र संतुलित होता है तो इंसान ऊर्जा से भरपूर, आत्मविश्वासी और अपने फैसलों पर कायम रहता है। तो अगर ये केंद्र वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों नजरियों से इतना महत्वपूर्ण है तो जाहिर है कि इसके बिगड़ने या असंतुलित होने का असर भी बहुत गहरा होता होगा। बहुत गहरा। और हमारे स्रोतों में इसी से जुड़ी एक बहुत आम लोक धारणा का जिक्र है जिसके बारे में शायद कई लोगों ने सुना भी होगा, नाभि का खिसकना। हाँ, नाभि खिसकना या कुछ जगहों पर धरण जाना भी कहते हैं। धरण जाना, हाँ। ये एक पारंपरिक अवधारणा है जी। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि आधुनिक चिकित्सा इसे कोई बीमारी नहीं मानती। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अंग सचमुच अपनी जगह से खिसकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि नाभि 1 इंच ऊपर या नीचे चली गई। ये पेट के आसपास की मांसपेशियों और ऊर्जा के एक कार्यात्मक असंतुलन को बताने का एक पारंपरिक तरीका है। तो ये एक फंक्शनल इम्बैलेंस है,
तो ये होता कैसे है? मतलब ऐसा क्या होता है कि ये केंद्र बिगड़ जाता है? स्रोतों के अनुसार इसके कारण बहुत सामान्य है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर बैठते हैं। जैसे गलत तरीके से कोई भारी वजन उठा लेना, अचानक झटके से झुकना या मोड़ना, या फिर पेट की मांसपेशियां, कोर मसल्स कमजोर होना। और मानसिक तनाव? हाँ, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लेना और लंबे समय तक कब्ज या एसिडिटी रहना भी इसका एक बड़ा कारण बन सकता है। और अगर किसी को ये समस्या हो तो उसे पता कैसे चलेगा? क्या इसके कुछ खास लक्षण हैं? लक्षण सीधे तौर पर हमारे पाचन और पेट से जुड़े हैं। जैसे नाभि के आसपास लगातार एक हल्का दर्द बना रहना, पेट में सूजन या भारीपन महसूस होना, कभी कब्ज तो कभी दस्त लगना, भूख में कमी, और कई बार तो ये दर्द कमर तक भी पहुंच जाता है। लोग अक्सर इसे मामूली एसिडिटी या गैस समझकर नजरअंदाज कर देते होंगे। बिल्कुल, और हमारे स्रोतों में इसे घर पर जांचने के कुछ दिलचस्प तरीके भी बताए गए हैं। हाँ, वो धागे वाला तरीका? हाँ, जैसे पीठ के बल लेटकर एक धागे से नाभि और दोनों स्तनों के निप्पल के बीच की दूरी नापना। अगर दूरी में फर्क है तो माना जाता है कि नाभि अपनी जगह पर नहीं है, मतलब वो केंद्र संतुलित नहीं है। ये तो काफी दिलचस्प है। इसके पारंपरिक उपचार भी उतने ही सहज और प्राकृतिक हैं। सबसे कारगर उपाय मालिश को माना गया है। मालिश? हाँ, गरम सरसों, नारियल या अरंडी के तेल से नाभि के आसपास धीरे धीरे गोलाकार मालिश करने से पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है और संतुलन वापस लाने में मदद मिलती है। योग में भी तो इसके लिए कुछ खास आसन बताए गए हैं ना? हाँ बिल्कुल, पवन मुक्तासन जो पेट की फंसी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। और नौकासन? और नौकासन जो पेट के कोर मसल्स को मजबूत बनाता है। ये दोनों बहुत प्रभावी माने जाते हैं। मैंने एक और प्रक्रिया के बारे में पढ़ा, नाभि बस्ती। वो क्या है? वो एक खास आयुर्वेदिक प्रक्रिया है। उसमें नाभि के चारों ओर आटे का एक घेरा बनाकर उसमें औषधीय गर्म तेल भरा जाता है। ये उस पूरे क्षेत्र को गहरा पोषण और शांति देता है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे अहम मोड़ पर है। एक तरफ विज्ञान है जो न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहा है, जिन्हें हम माप सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरी तरफ 72,000 नाड़ियों की बात है, जो एक तरह से अदृश्य ऊर्जा के चैनल हैं। सही। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? क्या हमारे स्रोत इन दोनों के बीच कोई पुल बनाने की कोशिश करते हैं? वे सिर्फ कोशिश नहीं करते, वे एक मजबूत पुल बनाते हैं। ये कोई सहयोग नहीं है, ये एक ही सच्चाई को देखने के दो अलग अलग लेंस हैं। दो अलग अलग लेंस? हाँ, सोचिए, ये एक ही इलाके के दो अलग अलग नक्शों की तरह हैं। एक नक्शा है गूगल सैटेलाइट व्यू जैसा। अच्छा, सैटेलाइट व्यू। हाँ, ये है न्यूरोलॉजिकल नक्शा, यानी हमारा ENS। ये हमें भौतिक संरचना दिखाता है, न्यूरॉन्स का जाल, नसें, कोशिकाएं। ये बताता है क्या और कैसे काम हो रहा है, एकदम साइंटिफिक। और दूसरा नक्शा? दूसरा नक्शा एक हीट मैप या एनर्जी फ्लो मैप जैसा है। हीट मैप? जहां गर्मी या ऊर्जा ज्यादा होती है वो लाल दिखता है। बिल्कुल, ये है हमारा पारंपरिक नाभि और नाड़ियों का नक्शा। ये हमें ये नहीं बताता कि वहां कौन सी कोशिका है, बल्कि ये बताता है कि ऊर्जा कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है और उसका प्रवाह कैसा है। ये हमें क्यों और इसका महत्व क्या है समझाता है। तो दोनों ही नक्शे हमें एक ही जगह के बारे में बता रहे हैं, हमारा पेट, जो हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का केंद्र है। ये बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। तो जब कोई पारंपरिक वैद्य नाभि खिसकने का इलाज मालिश या योग से करता है, हाँ, तो वो असल में उस हीट मैप को ठीक कर रहा है, लेकिन इसका असर उस सैटेलाइट मैप पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब वो पेट की मांसपेशियों को आराम देकर और वहां रक्त संचार बढ़ाकर असल में उस एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS को ही शांत कर रहा है। बिल्कुल सही। नाभि खिसकने के लक्षण क्या हैं? पेट दर्द, पाचन में गड़बड़, ये सब ENS के असंतुलित होने के ही तो संकेत हैं। और मणिपुर चक्र का हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास से संबंध, वो सीधे तौर पर ENS के काम से जुड़ा है, जो हमारे मूड को नियंत्रित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। तो विज्ञान और परंपरा दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, बस उनके शब्द अलग अलग हैं। बिल्कुल, एक हार्डवेयर की बात कर रहा है, दूसरा सॉफ्टवेयर की, पर दोनों एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो सबसे बड़ी बातें निकल कर आई हैं, वो ये हैं कि हमारा पेट सिर्फ एक पाचन तंत्र नहीं है। नहीं, यह एक शक्तिशाली दूसरा दिमाग है, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं। और हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इसी केंद्र को नाभि के रूप में हमारी जीवन शक्ति का स्रोत माना था। बिल्कुल। और नाभि खिसकने जैसी पारंपरिक अवधारणाएं और उनके इलाज
हमें याद दिलाते हैं कि इस केंद्र का संतुलन हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ जो सोचने पर मजबूर करता है। जरूर। आज विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर का लगभग 95% सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन या खुशी का हार्मोन कहते हैं, वो हमारे पेट में बनता है। 95%? ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और हजारों साल से प्राचीन ज्ञान हमें बताता आया है कि यही क्षेत्र हमारी ऊर्जा, हमारी भावनाओं और हमारे आत्मविश्वास का केंद्र है। हाँ। ये जानते हुए कि एक तरफ न्यूरोकेमिस्ट्री है और दूसरी तरफ सूक्ष्म ऊर्जा, भविष्य में हम इन दोनों के बीच के पुल पर चलकर अपनी गट फीलिंग्स के बारे में और क्या-क्या अद्भुत रहस्य खोज सकते हैं।